गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपका सेल्फ एनालिसिस टेस्ट है, ठीक है। तो पैटर्न रिवीजन की फॉर्म में ये टेस्ट रहेगा आपका। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 5 है, मैक्सिमम मार्क्स आपके 10 हैं। तो 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ठीक है। पॉजिटिव मार्किंग की बात करें तो एक बार जल्दी से मैं यहाँ पे बता दूँ आपको मार्क्स कैसे काउंट करने, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताने कि आउट ऑफ 10 आपके कितने आए हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार देख लो जल्दी स्पीड के अंदर। मान लो आपने क्या किया, आपके 3 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, 1 क्वेश्चन आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और 1 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किया। तो जो अटैम्प्ट नहीं किया उसका तो आपको कुछ भी काउंट नहीं करना मार्क्स वगैरह। जो आपने 3 अटैम्प्ट किए हैं, जो सही हुए हैं उनके लिए 2 नंबर काउंट करने। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, इसका मतलब 3 जो क्वेश्चन है इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर हो गए, 6 मार्क्स के हो गए आपके। 6 मार्क्स प्लस में आ गए। एक आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आपको क्या करना है, आधा नंबर काटना है एक क्वेश्चन का। 2 क्वेश्चन अगर आपके नेगेटिव हुए तो 1 नंबर, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके नेगेटिव हुए तो 2 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव हुआ, इसका मतलब आधा नंबर आपका 1/2 मार्क आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। 0.5 आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो टोटल अगर अपने मार्क्स की बात करें तो 5.5 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके आ गए। ये मार्क्स आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि मेरे आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स है। ये सभी जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी ने कमेंट सेक्शन में बताने हैं कि आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए हैं। जो आपने नहीं अटैम्प्ट किया उसका ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव कुछ भी काउंट नहीं करना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपका पैटर्न आता है वो आता है स्टार्टर्स कनेक्टर्स का, स्टार्टर्स और कनेक्टर्स का। तो यहाँ पे अपना मेथड यही रहेगा कि क्वेश्चन जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो अब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था कि सर डायरेक्शंस आप मत पढ़ाया करो, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो सर वहाँ तो डायरेक्शन हमें खुद को ही पढ़नी होती है। तो आज मैं डायरेक्शंस आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब सोल्व करवाऊंगा तब मैं बता दूंगा कि इसमें आपको करना क्या है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो अभी अपनी जो डायरेक्शन आएगी इसकी, तो आप भी खुद से पढ़ना और मैं भी खुद से पढ़ूंगा। समझ में आ रही चीज़? अपने दोनों क्या, आप खुद से पढ़ो, खुद से डायरेक्शंस पढ़कर समझना कि इसमें करना क्या है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है एग्जाम के अंदर मैं आपके साथ थोड़ी जाऊंगा डायरेक्शन पढ़ाने के लिए। डायरेक्शन आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं साथ साथ आपके साथ साथ मैं भी पढ़ लूँगा। जब आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा, 1 मिनट का जो क्वेश्चन का टाइम है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में अपने क्या करेंगे, उसके बाद में उस टाइम के बाद जब मैं सोल्व करूँगा तब बता दूंगा, अगर किसी को डायरेक्शन समझ में ना आई हुई होगी तो कि करना क्या था इसके अंदर, ठीक है। तो अब डायरेक्शन स्टार्ट होगी और आप खुद से ही पढ़ना। मैं जितना टाइम मैं पढ़ने में लूँगा उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस को। ठीक है, डायरेक्शंस पढ़ ली होगी आप लोगों ने कि ये क्या बोलना चाहता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 1 मिनट का, ठीक है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट, टाइम स्टार्ट। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अब स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। तो करना क्या था, डायरेक्शन आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 सेंटेंस दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड आपको 2 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको कनेक्ट करना है। स्टार्टर की फॉर्म में है तो स्टार्टर की फॉर्म में ऐसे मत ध्यान देना कि स्टार्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, वो तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 और दिए गए हैं ना, इन ये सेंटेंसेस हैं, इनको जोड़कर, दोनों को जोड़कर बनाए गए ये सेंटेंस है। कौन से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपको वो सेलेक्ट करना है जो दोनों का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए और दोनों को क्या कर दे, कनेक्ट कर दे, वो वाला आपको सेंटेंस सेलेक्ट करना है। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में बनाओ सेंटेंस, आप अपनी लैंग्वेज में बनाया करो। क्या करना होता है, दोनों बातें पढ़ो, फर्स्ट सेंटेंस की और सेकंड की दोनों बातें पढ़ो। उसके अकॉर्डिंग फिर ये ऑप्शंस में ये आपको दिए गए हैं 3 सेंटेंस, डॉट डॉट लगाने का मतलब क्या है कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है,
इनकम्प्लीट फॉर्म में दिखाई, मतलब ये सेंटेंस आगे कंटिन्यू फॉर्म में है, सिर्फ हिंट दिया गया है कि ऐसे सेंटेंस बन सकता है क्या, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़कर ऐसे सेंटेंस बन सकता है कि दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर कर आपको बात करनी है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे पहले मीनिंग, तो एक बार रफ करके इसको पूरा दोबारा से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस पढ़ना है सबसे पहले, तो मीनिंग ले लिया करो, मीनिंग लेकर फिर जो आपके ऑप्शंस में ये दिए गए हैं ना, इनका मीनिंग लेते हुए कि इस तरीके से बात है या नहीं है, तो इस तरीके से अपने को करना है। समझ में आ रही चीज़? तो शुरू करते हैं। द UAE हैज़ इन्वॉल्वमेंट, हैज़ इन्वॉल्वमेंट, किसी को दिक्कत, हैज़ इन्वॉल्व होना चाहिए था ना। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर हैज़ इन्वॉल्व होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हैज़ इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल सही है। इन्वॉल्वमेंट नाउन की तरह ट्रीट हुआ है। हैज़ आपका मैन, हैज़ ए कार होता है ना, UAE हैज़ ए कार, UAE के पास कार है, तो UAE क्या है, उसके पास इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो जुड़ाव है, मतलब जुड़ा हुआ है इन किस में, इन कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब जो विवाद, संघर्ष वगैरह जो है, ठीक है, आपस में तकरार वगैरह है। अक्रॉस द रीजन, किसके क्रॉस, जो रीजन है वो एरिया है उसके क्रॉस। बोथ ओपनली इन यमन एंड सीरिया, सीरिया और यमन दोनों जगह पे, उन दोनों के अंदर क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसमें क्या है, UAE भी इन्वॉल्व है, इन्वॉल्वमेंट है UAE का, उसके अंदर UAE का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। अब यहाँ से अपने देखें तो बात क्या हुई कि कोई विवाद हुआ है सीरिया और यमन में, उसमें UAE भी घुसा हुआ है, उस विवाद में, उस प्रॉब्लम में, उस संघर्ष में UAE भी घुसा हुआ है, ये बात होगी। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, इट्स रूलर्स हैव पॉसिबली रियलाइज्ड, इसके जो रूलर्स है, मतलब रूल करने वाले, हो सकता है UAE की बात करो, उसके रूलर्स मतलब जो गवर्नमेंट वाली है, गवर्नमेंट की बात करें, रियलाइज्ड, उन्होंने रियलाइज़ किया, उन्हें समझा, उन्हें लगा क्या, द नीड, आवश्यकता, टू स्क्वीज़, क्या करने की, स्क्वीज़ कर, निचोड़ने की, मोर रेवेन्यू, ज़्यादा कर, आउट ऑफ एवरी बैरल ऑफ ऑयल, किससे, ऑयल का जो एवरी बैरल है, बैरल का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, बैरल का मतलब पीपा वगैरह जो होता है ना, उसको बोलते हैं बैरल। तो जो आपका क्या है, हर बैरल से वो क्या करना चाहते हैं, स्क्वीज करना चाहते, ज़्यादा कर लेना, टैक्स लेना चाहते हैं। मतलब क्या निकला कि UAE क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट आया हुआ है उसके अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा, वो जो उसके रूलर्स हैं, जो राज करने वाले रूलर्स है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या चाहती है, वो हर एक बैरल से, मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स लेना, हर एक पॉइंट पे टैक्स लेना चाहती है। शुरू करते हैं, इन स्पाइट ऑफ द UAE, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ को यूज़ करेंगे तो फर्स्ट वाला यहाँ पे कनेक्ट होगा, तो स्टार्ट फर्स्ट वाले से किया तो सेकंड वाला उस पर डिपेंड होएगा। तो देखते हैं कैसे बोल रहे हैं कि UAE के इन्वॉल्वमेंट के बावजूद, मतलब अब आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, UAE के द्वारा विवाद करने के बावजूद, प्रॉब्लम क्रिएट करने के बावजूद वो टैक्स खींचना चाहती है। कुछ मीनिंग मिला? बिल्कुल अपोजिट कैसे हो गया, अपोजिट इन स्पाइट ऑफ क्या करता है, बिल्कुल अपोजिट बताता ना, तो अपोजिट कैसे हो गया, ये तो दोनों स्पोर्टिव बातें, क्योंकि टैक्स भी लेना, स्क्वीज करना चाहते हैं, मतलब ज़्यादा टैक्स निकालना चाहते हैं, तो टैक्स निकालना चाहते हैं वो भी गड़बड़ है, और कॉन्फ्लिक्ट भी गड़बड़ है, उस पर विवाद ही आएगा ना। वो क्या है, विवाद करते हुए, विवाद करने के बावजूद टैक्स लेना चाहती है, तो टैक्स लेना चाहती है तभी तो कॉन्फ्लिक्ट आया है ना, वो टैक्स लेना चाहती है तभी तो कॉन्फ्लिक्ट आया, ये तो स्पोर्टिव हो गया, अपोजिट नहीं होगा, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा, तो फर्स्ट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, जिसमें फर्स्ट है वो सारे चले जाएंगे, ए ऑप्शन गया और आपका डी ऑप्शन गया, ये दो ऑप्शन आपके क्या यहाँ से एलिमिनेट हो गए। क्लियर हुआ आप लोगों को, समझ में आया इतना? ठीक है, उसके बाद करें, हाउ एवर द UAE रूलर्स, हाल अपने बात करें, फिर भी, जबकि जो आपके क्या UAE के जो रूलर्स है वो क्या ज़्यादा टैक्स लेना चाहते हैं, फिर भी वो विवाद में हैं। अरे वो टैक्स ज़्यादा लेने चाहते हैं तभी तो वो विवाद पैदा करे, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आ रहे हैं वहाँ पे, समझ में आई चीज़? तो ये फिर से स्पोर्टिव है। हाउ एवर क्या है, फिर से आपका अपोजिट बताता है, कॉन्ट्रेरी को बताता है, तो दोनों में कॉन्ट्रेरी नहीं है, तो सेकंड वाला भी नहीं होगा, तो सेकंड वाला भी यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ओनली थर्ड बचा है और नन ऑफ दीज बचा है, तो ओनली थर्ड आपको चेक करना पड़ेगा। गिवन द UAE इज इन्वॉल्वमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट्स, सेंटेंस क्या बना कि इस बात को ध्यान में रखते हुए, UAE के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर अपने बात करें तो इसके जो रूलर्स हैं वो क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा टैक्स खींचना चाहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने बात करें तो बिल्कुल सही है। क्यों क्यों कैसे आएगा ये, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो क्या करें, विवाद पैदा करें, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने का कारण ही क्या है उनका, टैक्स लेना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पता लगता है कि UAE के जो रूलर्स है वो क्या करना चाहते हैं, ज़्यादा टैक्स खींचना चाहते हैं। बिल्कुल सही है थर्ड वाला, तो ओनली थर्ड आपका क्लिक हो गया। नन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि अपने पास ऑप्शन है। क्लियर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आ गया ना कैसे बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से बात कर रहा है। मतलब क्या है, वो क्या इन्वॉल्व है किसमें, कॉन्फ्लिक्ट में, विवाद में इन्वॉल्व हुआ है। UAE इन्वॉल्व हुआ, क्यों इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि वो टैक्स लेना चाहता है इसलिए इन्वॉल्व हुआ है, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट आया है वहाँ पे, विवाद वगैरह, संघर्ष वगैरह, जो मुश्किल आई है, प्रॉब्लम आई है,
तो ये क्या है आपका थर्ड ऑप्शन, यहाँ से ओनली थर्ड आपका क्लिक हो जाए। क्लियर है, सबके समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो नेक्स्ट आपका जो पैटर्न आता है वो सेंटेंस करेक्शन का आता है। अब मैं इसकी डायरेक्शन स्टार्ट कर दूंगा और आप डायरेक्शंस को पढ़ लेना, साथ साथ ही मैं पढ़ लूंगा, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा दूंगा, फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्शन स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक पढ़ ली होगी आपने डायरेक्शन। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने डायरेक्शन को देखा होगा कि करना क्या है, इसमें एक बार चेक कर लेते हैं अपने इसमें करना क्या है। डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे जो आपको हैज़ बीन एग्रेवेटिंग दिखाई दे रहा है, ये हाईलाइटेड है, इसका रिप्लेसमेंट आप लोगों ने देखना है। तो करना क्या है, इस सेंटेंस को पढ़ना है, यहाँ से मीनिंग लेना है। ओनली आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ये हाईलाइटेड दिख रहा है ना, यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेकर आना है। इसकी जगह की कौन सा आपका ऑप्शन में से कौन सा आएगा वो अपने को चेक करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को पढ़ना। तो क्या बोल रहा है ये, द लोड शेडिंग। लोड शेडिंग क्या होती है, लोड शेडिंग होता है मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में कटौती करना, बिजली वगैरह में कटौती करना, उसको बोलते हैं। हाउ एवर, जैसे तैसे, जस्टिफिएबल। जस्टिफिएबल का मतलब मान्य है, जिस तरीके से मतलब सही है। इट मे बी, हाउ एवर जस्टिफिएबल इट मे बी, हो सकती है ये, ठीक है। हैज़ बीन एग्रीवेटिंग द प्रॉब्लम्स, वो क्या कर रहा है, एग्रीवेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, भड़का रहा है, किसको, प्रॉब्लम्स को भड़का रहा है। चलो अपने को लोड शेडिंग का मीनिंग नहीं आता, लेकिन हैज़ का सब्जेक्ट मुझे जल्दी से बता दो, क्योंकि इट तो सब, मैं का सब्जेक्ट तो क्या है, इट है, ठीक है। तो हैज़ का सब्जेक्ट क्या होगा, लोड शेडिंग होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अपने सब्जेक्ट ढूंढने चले तो मे, इट तो मे के साथ चला गया, तो लोड शेडिंग ही बचा उसका सब्जेक्ट, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो हैज़ बीन एग्रेवेटिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आगे बात करें, हैज़ बीन एग्रेवेटेड, आपको क्या करना है, आपस में क्या करना है, उनको कंपेरिजन करना है। अब हैज़ बीन एग्रेवेटिंग और हैज़ बीन एग्रेवेटेड ऑप्शन के साथ में अपने अगर यहाँ पे चेक करें, ऊपर वाले को अपने ऑप्शंस के साथ में चेक करें, तो एक चीज़ मुझे बताओ, वहाँ पे तो एग्रीवेटिंग है, आईएनजी है, मतलब तीर आगे जा रहा है। यहाँ एग्रेवेटेड है, बी एग्रेवेटेड। बी एग्रेवेटेड का मतलब एग्रेवेटेड फॉर्म में होना, तो एग्रेवेटेड फॉर्म में होना इसका मतलब क्या है, बैक रिफ्लेक्शन पैसिव होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जो लोड शेडिंग है वो एग्रेवेट कर रही है, भड़का रही है सिचुएशन को, या खुद भड़क रही है वो। अब अपने को मान लो कि सर हमें लोड शेडिंग का मीनिंग नहीं पता, बिजली की कमी की बात होती है, लेकिन नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे इसने द प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है, अगर ये पैसिव होगा, अगर ये एग्रेवेटेड होगा, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, बैक जाएगा, किस पे जाएगा, लोड शेडिंग पे जाएगा ना। तो तीर आगे जाएगा या बैक जाएगा, पैसिव में तीर आगे जाता है या बैक जाता है, पैसिव में तीर तीर क्या होता है, बैक जाता है ना। फिर द प्रॉब्लम्स आपकी कहाँ से सेटिस्फाई होगी, वो तो कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। इसका मतलब प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई करने के लिए तीर आपको क्या रखना पड़ेगा, आगे की डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। और तीर जब आगे की डायरेक्शन में जाता है तो वो क्या होता है, एक्टिव होता है। तो पैसिव तो आएगा नहीं, क्या आएगा, एक्टिव ही आएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन गया। हैव एग्रेवेटेड हो सकता है, डिफरेंस कहाँ पे आया, हैज़ और हैव में आया। सब्जेक्ट कौन है, लॉर्ड शेडिंग है, जेरेंड फॉर्म में है, जेरेंड फॉर्म में, इसका मतलब लॉर्ड शेडिंग, जेरेंड क्या सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। शेडिंग्स नहीं है, ओनली शेडिंग की बात हो रही है। सिंगुलर है तो हैव आएगा या हैज़ आएगा, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो बी ऑप्शन भी अपना गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, यहाँ से क्रॉस हो गया। सी की अपने बात करें, सी में बोला हैव बीन एग्रेवेटिंग, फिर से हैव आ गया, वहाँ हैज़ है, हैव आएगा या हैज़ आएगा, हैज़ आएगा, क्योंकि सिंगुलर है, तो सी ऑप्शन भी गया, ठीक है।
डी की बात करें, वुड हैव बीन एग्रेवेटेड, वुड सही है आपका, वुड सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है, लेकिन हैव बीन एग्रेवेटेड का मतलब है बी एग्रेवेटेड फॉर्म में होना, इसका मतलब पैसिव फॉर्म में होना, एग्रेवेटेड फॉर्म में होना, यूज्ड फॉर्म में मतलब पैसिव यूजिंग फॉर्म में होना, यूज कर रहा है। दो फॉर्म होती है, एक तो आईएनजी फॉर्म होती है, एक ईडी फॉर्म होती है। जब आईएनजी फॉर्म होती है वो तो एक्टिव को बताता है, और ईडी है वो किसको बताता है, पैसिव को बताता है। ये भी अपने क्लोज में भी करते हैं और ये एडजेक्टिव में भी करते हैं, क्योंकि आईएनजी हमेशा किसको बताता है, एक्टिव को बताता है, और ईडी हमेशा पैसिव को बताता है। तो ये फिर से पैसिव, पैसिव है तो बैक रिफ्लेक्शन, तो बैक रिफ्लेक्शन होगा तो प्रॉब्लम्स आपकी क्या नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, इसका मतलब पैसिव तो आएगा नहीं, इसका मतलब नो करेक्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल ईजी सा एग्जाम्पल था, बिल्कुल ईजी था ये। क्लियर हो गया? किससे हो गया आपका पूरा का पूरा, वर्किंग से हो गया। यहाँ पे लोड शेडिंग की अगर आपको नहीं आती है, क्या वोकेब नहीं आती है लोड शेडिंग की, आपको एग्रीवेटिंग की नहीं आती, जस्टिफिएबल की नहीं आती, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग से हो गया। विदाउट वोकेब वर्किंग से हो गया आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आया? अब आप ये बोलोगे सर इट मे बी, और आगे हैज़ आ गया, बी मे बी हैज़, कुछ समझ नहीं आया। तो ये इट मे बी है ना, इसका क्या है, बैक रिफ्लेक्शन है किस पे, लोड शेडिंग पे, इट मे बी, ठीक है, सॉरी इस पे नहीं होगा, जस्टिफिएबल पे होगा। इट किसके लिए यूज हुआ है, लोड शेडिंग के लिए यूज हुआ है, और मे बी का रिफ्लेक्शन जस्टिफिएबल पे होगा। इट मे बी जस्टिफिएबल, ये क्या हो सकती है, सही हो सकता है, उचित हो सकता है, इस तरीके से इसने बात बोली है। तो क्या बोला है, द लोड शेडिंग, लोड शेडिंग जो बिजली की कटौती की जाती है वो जैसे तैसे क्या हो सकती है आपकी, हो जैसे तैसे अपने बात करें, जस्टिफिएबल, जैसी जस्टिफिएबल इट मे बी हो सकती है, उस तरीके से बात की है, बैक रिफ्लेक्शन इसने दिया है। क्यों? कि लोड शेडिंग का जस्टिफिएबल यूज किया इसने, जस्टिफिएबल, लोड शेडिंग जस्टिफिएबल। लोड शेडिंग कैसी है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिर बोला है हो सकती है, उस तरीके से बैक रिफ्लेक्शन दिया है। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया? और वैसे भी यहाँ पे अगर आपको वैसे एरर नहीं है, अगर लगती है तो भी अपने कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपने को तो जो हाईलाइटेड पार्ट है उसी में आपको ध्यान देना है। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैटर्न जो आपका आता है वो आता है फ्रेज रिप्लेसमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप डायरेक्शंस पढ़ लो एक बार, उसके बाद में अपने बात करेंगे, फिर आपको टाइम मिलेगा, आपको खुद से डायरेक्शन पढ़ के क्वेश्चन करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके डायरेक्शन को। आई थिंक रीड आउट कर लिया आपने डायरेक्शंस को। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन स्टार्ट होती है आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसमें क्या करना था, वही वाला अपना फेवरेट वाला पैटर्न, बड़ा ही शानदार मैंस टाइप का पैटर्न है ये, ठीक है। लेकिन अपने लिए बहुत इजी पैटर्न है, क्योंकि अपने को इसकी शॉर्ट ट्रिक आती है। करना क्या था, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो ये आपके सेंटेंस दिया गया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और उन तीनों पार्ट्स के लिए क्या किया गया, 3 पार्ट्स के लिए रिप्लेसमेंट दिए गए हैं यहाँ पे ऑप्शन टाइप के, ठीक है। तो आपको चेक करना है कौन कौन से में रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो अपना वही मेथड है, क्या करने होते हैं अपने को, 3 लाइन्स ड्रॉ करनी होती है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर अपने चेक करेंगे, अगर रिप्लेसमेंट है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। समझ में आ रही चीज़? और मेथड क्या रहेगा, जब ये पैटर्न होता है तो इसमें तो अपने एग्जामिनर का ही हथियार यूज करेंगे, क्या करेंगे, आपस में कंपैरिजन करेंगे, और जिस पॉइंट पे डिफरेंस होगा वहीं पे स्ट्रेस देंगे, और फालतू कोई दिमाग मतलब दिमाग तो लगाएंगे, फालतू कुछ भी नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जितना जो भी आपका है, ठीक है, जो आपको दिए गए दोनों पार्ट, जैसे फर्स्ट वाला ये पार्ट और ये वाला पार्ट है,
इन दोनों पार्ट्स को आपस में कंपेयर करेंगे और जहाँ पे चेंजेस है वहीं पे सिर्फ चेकिंग करेंगे, वहीं पे स्ट्रेस देंगे, साथ में मीनिंग लेते हुए, और देखेंगे कौन सा सही है, वो ये अपने करेंगे। अब पता लग जाएगा, जब मैं सॉल्व करूंगा तब आपको पता लग जाएगा कैसे करना होता है। जिनको नहीं आता, मैक्सिमम को तो आता है, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पता होगा। बड़ा ही शानदार वाला पैटर्न है, SBI के मेंस में आया हुआ पैटर्न है, ठीक है। तो अब अपने यहाँ पे करते हैं, शुरू करते हैं, दोनों को साथ साथ पढ़ना। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की बात हो रही है, दुनिया साथ में उसकी। बेस्ड ऑन द मैकेनिस्टिक, बेस्ड ऑन द मैकेनिस्टिकली, एक मैकेनिस्टिक है, मैकेनिस्टिकली है। इसका मतलब क्या है, एक तो ऊपर वाला एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। अपने को नहीं पता मैकेनिस्टिक क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने चेक कर लेते हैं, वर्किंग से चेक करेंगे। फिर भी अगर नहीं आता होगा, वर्किंग से नहीं होगा, फिर तो मीनिंग पता होना चाहिए ना, लेकिन अपने को नहीं पता। अब मीनिंग आप लोगों को आना चाहिए, ये आपकी कमी है, ठीक है। लेकिन अगर मीनिंग नहीं आता तो अपने क्या पता, वर्किंग अपने सेंस से भी तो कर सकते हैं ना, वो आपकी कमी है। अगर उसके कारण, आप मीनिंग के कारण अगर कोई चांस ही नहीं है वर्किंग से, ओनली मीनिंग से ही हो रहा है, तो वो अपनी गलती थी कि अपनी प्रिपरेशन नहीं थी, अपने उतने लेवल पे नहीं थे, इसलिए अपना सिलेक्शन नहीं हुआ, अपना क्वेश्चन गलत हो गया। समझ में आ रही चीज़। लेकिन अपने पास सेंस है, क्या पता उस सेंस से काम आ जाए अपने, तो एक्स्ट्रा चीज़ है ना अपने पास, तो उसको भी यूज़ करेंगे अपने। तो चेक कर लेते हैं, वर्ल्ड व्यू, किसकी, वर्ल्ड व्यू की, दुनिया के व्यू की बात हो रही है। तो दुनिया का व्यू, अब अपने बात करें कि व्यू क्या होता है, दुनिया का नज़रिया। नज़रिया क्या होता है, नाउन होती है ना। नज़रिया कैसा है, नज़रिया कैसा है, मैकेनिस्टिक है। नज़रिया कैसा है, मैकेनिस्टिक तरीके से है। मैकेनिस्टिक तरीके से है क्या नज़रिया, या नज़रिया ही मैकेनिस्टिक है। नज़रिया खुद ही क्या है, मैकेनिस्टिक है। मैकेनिस्टिक का मतलब मशीनी, मशीनी नज़रिया है। मशीनी तरीके से नज़रिया क्या होगा, कोई एक्शन थोड़ी हो रहा है। या फिर सेकंड टाइम क्वालिटी भी नहीं आ रही। अब आप बोलोगे सर वर्ल्ड क्या है, व्यू का क्या एडजेक्टिव है, तो सेकंड टाइम एडजेक्टिव हो गया ना, ऐसे नहीं होता। याद है आपको, ए नाइस न्यू कार, तो नाइस भी कार के लिए यूज हुआ था और न्यू भी कार के लिए यूज हुआ था। अब मुझे ये बताओ, मैकेनिस्टिक दुनिया के लिए यूज हुआ है या व्यू के लिए यूज हुआ है। दुनिया मशीनी है क्या, दुनिया मशीनी तो नहीं है ना। दुनिया तो क्या है, अपने मशीनी है क्या, इंसान है ना, तो दुनिया मशीनी नहीं है। लेकिन दुनिया का जो व्यू है वो मशीनी है। तो मुझे बताओ, जो मशीनी है वो दुनिया है या दुनिया का व्यू है, दुनिया का व्यू है। इसका मतलब ये वर्ल्ड के लिए नहीं आया, किसके लिए आया है, व्यू के लिए। और वर्ल्ड, यहाँ पे वर्ल्ड टाइप का व्यू नहीं है, वर्ल्ड का व्यू है। कौन सा एडजेक्टिव है, पोजेशन वाला एडजेक्टिव है। कौन से वाला, बैंक मैनेजर वाला, फाइनेंस कंपनी वाला, फाइनेंस की कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी वाला नहीं है, फाइनेंस कंपनी वाला है। ये क्या होता है आपका, पोजेशन का एडजेक्टिव होता है। क्लियर है, समझ में आप लोगों के। तो इस तरीके से बात करेगा। इसका मतलब फर्स्ट में रिप्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम डायरेक्ट नाउन की क्वालिटी बता रहा है। मतलब व्यू कैसा है, नज़रिया कैसा है, नज़रिया कैसा है, किस टाइप से, ऐसे भी नहीं बोल रहा, एक्शन भी नहीं दे रहा। और नज़रिया कैसा, वो कैसा कैसा है ऐसा भी नहीं बोला। नज़रिया नाउन है ना, डायरेक्ट नज़रिया, किसी का नज़रिया। कैसे पता लगेगा सर, हमें कैसे पता लगेगा कि व्यू यहाँ पे नाउन है, हमें कैसे पता लगेगा कि व्यू यहाँ पे नाउन है। तो व्यू यहाँ पे नाउन है, कैसे पता लगेगा, नाउन को अकेला छोड़ दो, अगर वो रह जाए तो ठीक है। तो अपने एक टाइप से ऐसे बोल दो, जैसे राम का भाई, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, राम का भाई बनेगा। तो सब्जेक्ट, जो चीज़ सब्जेक्ट बन जाए वो नाउन है, बन सकती है जो सब्जेक्ट वो नाउन होती है। तो उसका व्यू ऐसा है, कौन ऐसा है, उसका व्यू, उसका भाई मतलब नाउन है। क्लियर हुआ, उसका भाई रख लिया, अगर उसकी जगह, समझ में आया। व्यू एक्शन भी तो हो सकता है। व्यू एक्शन कैसे होगा, कैसे होगा व्यू, क्यों, क्योंकि व्यू अगर वर्ल्ड का सब्जेक्ट होता तो उसको तो ओन कहा गया था ना, ठीक है। लेकिन व्यू अगर मान लीजिए वर्ल्ड इसका सब्जेक्ट होता तो व्यूज होना चाहिए था, डज व्यू होना चाहिए था, और ग्लोबलाइजेशन के लिए डज व्यू होना चाहिए था। समझ में आई चीज़, दोनों जगह व्यू है। इसका मतलब व्यू आपका क्या है, नाउन ही है। आगे एक्शन मिलेगा, ऑल्सो अटेम्प्ट, ऑल्सो अटेम्प्ट। अब यहाँ अटेम्प्ट से ऊपर वाले डज अटेम्प्ट है और नीचे वाले में डू अटेम्प्ट है। पहले तो मुझे इसका सब्जेक्ट ढूंढ दो कि इसका सब्जेक्ट कौन है। एक में डू अटेम्प्ट है, एक में डज अटेम्प्ट है। जल्दी से इसका सब्जेक्ट ढूंढ दो। सब्जेक्ट कौन मिलेगा, वर्ल्ड व्यू को ओन कहा गया, ग्लोबलाइजेशन मिल रहा है ना, तो ग्लोबलाइजेशन मिलेगा। इसका ग्लोबलाइजेशन आपका सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर, सिंगुलर है ग्लोबलाइजेशन। इसका मतलब क्या निकला, अटेम्प्ट आएगा, अटेम्प्ट आएगा। तो फर्स्ट वाले में रिप्लेसमेंट नहीं था, सेकंड वाले में भी रिप्लेसमेंट नहीं है। समझ में आया, दोनों में रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जिसमें फर्स्ट सेकंड है वो सारे उड़ा दो। कौन कौन से उड़ा देंगे अपने, ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया, सी ऑप्शन गया। अब अपने पास दो ही बचे, नो करेक्शन और ओनली थर्ड। तो थर्ड को अपने को यहाँ पे चेक करना ही पड़ेगा। तो अटेम्प्ट कोशिश करता है, ग्लोबलाइजेशन क्या कोशिश करता है, अपने ऊपर वाले पढ़ेंगे, ऊपर वाला सी है तो ऊपर वाले पढ़ेंगे।
टू इंटीग्रेट नेशंस, दुनिया को साथ में लाने के, एक साथ बांधने की कोशिश करता है थ्रू मीडियम, किस मीडियम के थ्रू, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्ल्ड, दोनों बराबर जा रहे हैं, विद वन मार्केट एज वन मार्केट। अब मुझे बताओ दुनिया का कॉन्सेप्ट, मतलब ग्लोबलाइजेशन सारी दुनिया को एक साथ लाना चाहता है, किस कॉन्सेप्ट के साथ, किस धारणा के साथ, किस धारणा के साथ है, वर्ल्ड की किस धारणा के साथ, विद एक मार्केट के साथ की धारणा, एक मार्केट के साथ की धारणा है, या कॉन्सेप्ट वर्ल्ड एज ए वन मार्केट, वर्ल्ड एज वन, पूरी दुनिया एक मार्केट, कॉन्सेप्ट किसका है, पूरी दुनिया, द वर्ल्ड एज वन मार्केट, पूरी दुनिया एक मार्केट की तरह का कॉन्सेप्ट, की पूरी दुनिया को ही एक मार्केट बनाना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, पूरी दुनिया एक करना, एक करना, इसका मतलब पूरी दुनिया को एक मार्केट बनाना, पूरी दुनिया को एक मार्केट के साथ, दुनिया को एक मार्केट के साथ का कॉन्सेप्ट, दुनिया एक मार्केट के साथ कैसे, क्या मीनिंग, पूरी दुनिया एक मार्केट के साथ आएगी, पूरी दुनिया एक मार्केट के साथ आएगी, इसका मतलब मार्केट दुनिया से बाहर है, समझ में आ रही है चीज, उसके साथ आएगी तो होगी ना गड़बड़, पूरी दुनिया ही एक मार्केट बन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, पूरी दुनिया को एक बनाना, मतलब पूरी दुनिया को ही एक मार्केट बनाना है, ये था इसका मतलब थर्ड में रिप्लेसमेंट है, थर्ड में रिप्लेसमेंट है, क्योंकि ऊपर वाला गलत है ना, विद वाला गलत है, एज वाला सही है, तो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट है, इसका मतलब ओनली थर्ड आपका क्लिक हो जाएगा, नो करेक्शन नहीं होगा, ओनली थर्ड क्लिक हो गया। क्लियर है, समझ में आप लोगों के, क्लियर है ना कि कैसे हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो स्पोर्टिंग एरर्स का आता है, तो स्पोर्टिंग एरर्स का है, तो अब मैं डायरेक्शन स्टार्ट करूंगा, आप डायरेक्शन पढ़ो जल्दी जल्दी इसकी। आई थिंक डायरेक्शन रीड आउट कर लिया आप लोगों ने। अब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, क्वेश्चन स्टार्ट होते टाइम स्टार्ट हो जाएगा आपका, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। करना क्या है आपको, इसने डायरेक्शन में क्या बोला था, आपको इनकरेक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है, अगर सारे के सारे करेक्ट है तो ऑल आर करेक्ट कर देना है, तो कौन सा फाइंड आउट करना है, जो इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करना है, ध्यान रखना इनकरेक्ट करना है, करेक्ट वाला फाइंड आउट नहीं करना, समझ में आई। एरर के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, स्कैनिंग, हर एलिमेंट को चेक करो किसके लिए यूज हुआ है, सही यूज हुआ है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। शुरू करते हैं फर्स्ट वाले को, नॉट एवरीवन, ना हर कोई, नॉट एवरीवन कैन बी, हो सकता है, वन ऑफ दोज, उनमें से एक हो सकता है, किन में से, दोज वायरल ट्रैवल ब्लॉगर्स, जो ट्रैवल के ब्लॉग लिखने वाले जो है ना, वायरल का मतलब वो फेमस है, एक टाइप से फेमस है, बहुत ज़्यादा फैलाव है उनका, वायरल ट्रैवल ब्लॉगर्स। यहाँ से कोई दिक्कत है दोबारा से देखो, नोट नहीं, एवरीवन कैन बी वन ऑफ दोज वायरल ट्रैवल ब्लॉगर्स, उन ब्लॉगर्स में से एक नहीं हो सकता, हर कोई वो एक नहीं हो सकता, ये बात बोल रहा है। वन सिलेक्ट किया, इसका मतलब ब्लॉगर्स आएगा या ब्लॉगर आएगा, ब्लॉगर्स आएगा, क्योंकि एक को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए एक से ज़्यादा होने चाहिए, तभी उनमें से एक निकलेगा ना, तो उनमें से नहीं है। कौन से ब्लॉगर्स, हु ब्लॉगर्स के लिए रैकअप, रैक्सअप होगा या रैकअप होगा, रैकअप होगा, क्यों, क्योंकि उसका सब्जेक्ट क्या है, एक टाइप से हु है, लेकिन हु किसके लिए, ब्लॉगर्स के लिए, तो हु यहाँ पे प्लूरल की तरह वर्क कर रहा है, हु रैकअप, रैकअप का मतलब बहुत अंधाधुंध तरीके से करते हैं, पछाड़ देना एक टाइप से। थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स, हजारों लाइक्स को जो क्या करते हैं, लेते हैं, हजारों लाइक्स जिनको मिलते हैं अंधाधुंध फॉर्म में, जिनको हजारों लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स क्या है यहाँ पे, डिसलाइक है क्या, या नाउन है,
डिसलाइक होगा तो गलत हो जाएगा। लाइक्स यहाँ पे नाउन है, लाइक मिलना, 1 लाइक 2 लाइक 3 लाइक, ठीक है, 1 लाइक 2 लाइक्स 3 लाइक्स, ठीक है, 1 लाइक 2 लाइक्स 3 लाइक्स। तो 1 2 3 लाइक की बात कर रहे हैं ना, 1 2 3 गिने जा रहे हैं, इसका मतलब नाउन है, नाउन है, इसका मतलब लाइक्स यहाँ पे नाउन है। ऑन किस पर लाइक मिलता है उनको? ऑन देयर इनक्रेडिबल पिक्चर्स, किस पर? उनकी क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय जो पिक्चर्स है, जो लाइक वगैरह, जैसे आप यूट्यूब पे लाइक देते हो तो आपको लाइक करना चाहिए, ठीक है, जो अपनी क्लास होती है उसको आप क्या कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। यहाँ से ये बोल रहे हैं तो उनको क्या मिलता है? बहुत सारे लाइक्स मिलते हैं, उनकी इनक्रेडिबल जो पिक्चर्स हैं, उन लोगों ने ब्लॉग के अंदर जो पिक्चर्स वगैरह डाल रखी है, कोई दिक्कत नहीं, देयर इनक्रेडिबल पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स की बात हो रही है। इस सेंटेंस में कोई दिक्कत आई क्या किसी को? अगर किसी को डाउट हो तो आप लाइव चैट में पूछ लेना, मुझे तो कोई दिक्कत लगी नहीं, स्कैनिंग कर दी अपनों ने, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों? दोबारा से देखें, कैन का सब्जेक्ट एवरीवन, ठीक है, कैन बी हो सकता है, एक्शन दे दिया साथ में, वन ऑफ दोज, वन ऑफ सेलेक्ट किया तो बहुत सारों में से होता है, तो ब्लॉगर नहीं आना, ब्लॉगर्स आना चाहिए, तो ब्लॉगर्स ही है यहाँ पे। अब हु जो यूज है ब्लॉगर्स के लिए यूज है तो प्लूरल यूज है, तो रैक्सअप नहीं आएगा, रैकअप आएगा, तो रैकअप ही है यहाँ पे। रैकअप क्या करते हैं? थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स को करते हैं, किस पर करते हैं? अपनी पिक्चर्स पे। पिक्चर्स पे लाइक आ सकते हैं क्या? हाँ, पिक्चर्स पे लाइक आ सकते हैं, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ए तो अपना करेक्ट है। फाइंड आउट क्या करना था? इनकरेक्ट। बी को पढ़ते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, फॉर एवरीवन, किसके लिए? हर किसी के लिए। क्या? टू बी वन, होना, क्या होना? पॉसिबल नहीं है, होना, टू बी, होना, ठीक है, कनेक्ट कर रहा है किसको? एक्शन को कनेक्ट कर रहा है। एवरीवन टू बी, हर कोई हो, हर कोई बने, इस तरीके से मतलब कनेक्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। टू बी वन, एक होना, क्या एक होना? वन ऑफ दोज, उनमें से एक होना, किन में से एक होना? दोज वायरल ट्रेवल ब्लॉगर्स, उन ब्लॉगर्स में से एक होना। एक को सिलेक्ट किया तो ब्लॉगर नहीं है, ब्लॉगर्स आएगा, बिल्कुल सही है, प्लूरल बिल्कुल सही है। हु, जो रैकअप, रैकअप होगा, हु किसके लिए यूज है? ब्लॉगर्स के लिए यूज है। रैकअप होगा तो रैक्सअप नहीं होगा, रैकअप होगा, बिल्कुल सही है, रैक्सअप, रैकअप। थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स, थाउजेंड ऑफ लाइक्स को क्या करते हैं? रैकअप करते हैं ऑन देयर इनक्रेडिबल पिक्चर, ये तो अपने पहले ही पढ़ चुके हैं। हु के बाद से तो दोनों में सेम है, मतलब दोज के बाद से जो आपका वन ऑफ दोज है उसके बाद में तो दोनों के दोनों सेम है, तो पहले वाले में एरर नहीं है, तो इसमें तो एरर फिर होगी नहीं, इसका मतलब ये भी सही है। लेकिन बात होती है स्टार्ट वाली, वो पढ़ें, इट इज़ नॉट, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है हर किसी के लिए क्या बनना? ऐसा ब्लॉगर बनना, बिल्कुल सही बात, फिर से करेक्ट गया आपका। सी में चलें, इट इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, ये हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है। इट इज़ नॉट एवरी, ये हर किसी का कप ऑफ टी नहीं है, मतलब हर किसी की चाय का प्याला नहीं है, मतलब क्या निकला? एक फ्रेजल, ये आपकी फ्रेज होती है, कप ऑफ, इट्स माई कप ऑफ टी, ये मेरा कप ऑफ टी है, ये मेरा चाय का प्याला है, मतलब इस पर मेरा अधिकार है, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। इट्स योर कप ऑफ टी, मतलब ये आपका टेस्ट है, समझिए, एक टाइप से कप ऑफ टी का मतलब अपनी बात करें तो टेस्ट की बात करता है। इट इज़ माई ऑन कप ऑफ टी, ये मेरा खुद का कप ऑफ टी है। अब जो आपकी ईडियम फ्रेज होती है, ईडियम वगैरह जो होती है, उनको आपको क्या करना पड़ता है? उसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना होता है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपको हर किसी का चाय का प्याला नहीं है तो यहाँ पे एरर कर दो, सर चाय के प्याले की तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पे मीनिंग नहीं सूट हो रहा, हम तो गलत करेंगे। तो ईडियम ऐसे ही होती है, ईडियम आपकी कहावतें होती है। जैसे अपने बोले, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या मतलब होता है इसका? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचना आता नहीं है और बोलते क्या है? आंगन टेढ़ा है। मतलब क्या होता है? खुद को कुछ आता नहीं है और दूसरों में कमियां निकालते हैं, वो वाला केस जो मैक्सिमम लोग करते हैं। खुद से उनसे कुछ नहीं होता लेकिन दूसरों में क्या करते हैं? कमियां निकाल, जैसे डिसलाइक करते हैं, समझे? क्योंकि उनसे खुद से कुछ नहीं होना और कर क्या सकते हैं? वो खुद तो कुछ कर नहीं सकते, उस बंदे की बराबरी कर नहीं सकते, और करते क्या है? फिर उसको डिसलाइक ही करते किसी भी वे में। जैसे संदीप माहेश्वरी जी की अपनी बात करें, वो कितने शानदार इन्फ्लुएंसर है, फिर भी उनके भी वीडियोज़ पे डिसलाइक आते हैं। इसका मतलब वो उनकी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए उनको क्या कर देता है? वो डिसलाइक कर देता है वो बंदा। क्योंकि डिसलाइक वही करता है जो बंदा क्या हो? बिल्कुल कामचोर और जिसमें कुछ भी ना हो। जो डिसलाइक करेगा ना बंदा आपको, वो वही बंदा डिसलाइक करेगा जिसके अंदर खुद खोखला है, उसके अंदर खुद से उससे कुछ नहीं हो सकता। समझ में आ रही है चीज़? खुद वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वो डिसलाइक करता है। क्योंकि अगर खुद से उसको कुछ होता, उसके अंदर कोई टैलेंट होता या खुद से कुछ करने का जज्बा होता, उसके अंदर करने लायक होता, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता डिसलाइक करने का, ठीक है। खुद से ही टाइम नहीं मिलता, खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो ये डिसलाइक वही वेले लोग करते हैं जिनको खुद को कोई काम नहीं है, जिनको कुछ आता नहीं है, बिल्कुल गपोड़ होते हैं ना, वो लोग ये काम करते हैं। तो वो चीज़ बोली है। अब नाचने जाने आंगन टेढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है? मीनिंग मिल गया ना आपको कि क्या मीनिंग था, इतना बड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब बहुत सारे जो बच्चे होंगे वो डायरेक्ट देखते हैं, ईडीएम ऐसे नहीं देखिए, कहावत को ऐसे देखते हैं, नाचने जाने आंगन टेढ़ा, मतलब कि नाचने गए थे, राती जोगा था किसी के, वहाँ पे नाचने गए थे लेडीज सारी, और आंगन टेढ़ा हो गया, सारी की सारी गिर, धड़ाम से गिर गई। ऐसा तो नहीं होगा ना, पिक्चर ये तो नहीं बनेगी ना। ये पिक्चर बन रही है ना, इसका मतलब अपना जो है ना सेंस है ना, वो टेढ़ा है,
उसको थोड़ा सीधा कर लो, समझा चीज। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब क्या है कि ऊंट खड़ा है उसके मुंह में जाकर जीरा दे दिया। ऊंट के मुंह में इतना बड़ा ऊंट, उसको सिर्फ जीरा दिया, मतलब जिसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसको बहुत कम दे दिया। देना किसी चीज़ को, जिसको रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा डिजर्व करता है, उसको बहुत ज़्यादा कम देना, वो चीज़ है ऊंट के मुंह में जीरा। समझ में आ रही चीज़? जिसको डिजर्व बहुत ज़्यादा करता है वो बंदा, और उसको उस जितना वो डिजर्व करता है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा कम 1% मिलता है उस बंदे को क्रेडिट। 1%, जो बंदा बहुत ज़्यादा क्रेडिट डिजर्व कर रहा है उसको ओनली 1% से भी कम अगर क्या मिल रहा है, उसको क्रेडिट मिल रहा है, तो इसका मतलब ऊंट के मुंह में जीरा है, वो वाली बात है। समझ में आई? जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका का मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस ने क्या किया, चोरों को पकड़ रखा है कि जिस दिन आंधी आएगी उस दिन चेक करेंगे कौन सा चोर है। तो आंधी आई, चोरों को बाहर खड़ा कर दिया और उनकी दाढ़ी के अंदर सबको मतलब सेविंग नहीं करने दी चोरों को, ठीक है, चोरों को सेविंग नहीं करने दी कि दाढ़ी बढ़ाओ हम तो पकड़ेंगे आपको। आंधी उस दिन वहां पे खड़ा कर दिया आंधी के अंदर, जिसकी दाढ़ी में तिनका चला गया वो चोर है। ये तो नहीं है ना इसका मीनिंग। फिर लेडीज जो चोर होती है उनका क्या करोगे, उनके तो दाढ़ी नहीं होती, समझे? तो ये कोई केस नहीं है चोर की दाढ़ी में तिनका वाला, मतलब ये नहीं है। उसका मतलब होगा चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब जो चोर होगा या जो गलत होगा, जिसने कुछ अटेम्प्ट किया है, वो उसके हाव भाव ही बता देते हैं कि इस बंदे ने गड़बड़ की है, वो वाला केस होता है। ये होती है ईडीएम, इनको बोलते हैं ईडीएम। तो कप ऑफ टी, अब आप रैनिंग डॉग्स एंड कैट्स, इसका मतलब क्या, मूसलाधार बारिश होना, बहुत तेज बारिश होना। रैनिंग डॉग्स एंड कैट्स का मतलब ये पिक्चर बनेगी कि कुत्ते और बिल्लियां बरस रहे हैं, ऊपर से आसमान से कुत्ते और बिल्लियां बरस रहे हैं, कुत्ते और बिल्लियां थोड़ी बरसेंगे, समझ में आ रही है चीज़? तो इसका मतलब ये होता है, क्लियर आप लोगों? कप ऑफ टी का मतलब ये मेरे टेस्ट का है, ये हर किसी के टेस्ट की बात नहीं है। इट इज़ माई कप ऑफ टी, ये मेरे टेस्ट की बात है, मेरा कप ऑफ टी है, मतलब मेरे टेस्ट की बात, मतलब ये फील्ड मेरा है, इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट आता है और इस फील्ड में मुझे नॉलेज है, इस फील्ड में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये तो सोच भी सकते हो, या फिर कि इस फील्ड का मुझे नॉलेज है, इस फील्ड में मैं बढ़िया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो कप ऑफ टी होता है। समझ में आती है चीज़? टेस्ट, ये मेरा टेस्ट नहीं है, मतलब ये फील्ड मेरा नहीं है, इस बारे में मुझसे मत पूछो। इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, समझ में आ रही चीज़? इस तरीके से यूज करना होता है, यूज कर लेना, याद हो जाएगा। कप ऑफ टी, टू डेवलप वन सेल्फ, खुद को, वन सेल्फ का ना यूनिवर्सल में किसी की भी बात हुई है, वन हिमसेल्फ होता है थर्ड पर्सन। वन क्यों यूज करते हैं अपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई यू और ही, तीनों पर्सन को लेकर आता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन, क्योंकि यह हर किसी पे अप्लाई होता है, मुझ पर भी अप्लाई होता है, बोलने वाले फर्स्ट पर्सन आई पे भी अप्लाई होता है, सुनने वाले यू पे भी अप्लाई होता है और थर्ड पर्सन पे भी अप्लाई होता है, इसलिए वन होता है। अगर हिमसेल्फ कर देंगे तो ओनली एक पर्सन की बात करता है ना, तो ये दिक्कत होती है सबसे बड़ी, इसलिए वन सेल्फ यूज करते हैं। यूनिवर्सल वे में बात करें, एवरीवन्स कप ऑफ टी, टू डेवलप वन सेल्फ, ये किसी हर किसी की बस की बात नहीं है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है। टू डेवलप वन सेल्फ, खुद को क्या करना, डेवलप करना, इनटू किसमें, वन ऑफ दोज वायरल ट्रैवल ब्लॉगर्स, उन वन ऑफ दोज, उन ट्रैवल ब्लॉगर में से एक, हु रैक अप थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स ऑन देयर इनक्रेडिबल पिक्चर। ये तो सेम ही है, तो ये तो सही है। तो डिफरेंस कहाँ तक था, वन से पहले था, वन तक तो आपका बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब क्या निकला, जहाँ चेंजेस यहाँ पे हैं तो ये बात भी अपनी सही है, तो सी भी अपना सही है। डी को चेक करें, देखो यहाँ से वन वाला, वन के बाद वाला है ना, वो तो आपका बिल्कुल सही है, सेम का सेम है। इसमें भी देखो, पढ़कर देख लो आप, पूरा का पूरा पढ़कर देखना, पूरा का पूरा सेम है, इसका मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे वाला पढ़ते हैं, इट इज़ क्वाइट अनअफोर्डेबल, ये थोड़ा क्या है, अनअफोर्डेबल है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फॉर नो वन, हर किसी के लिए नहीं, नो वन के लिए। टू बी ए वन, ए वन, ए वन नहीं होगा ना, एक वन, वन भी एक, ए भी एक, तो ये यहाँ से डायरेक्ट ही आपका डी गया, और नो वन भी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे एनी वन होना चाहिए था आपका, एनी वन। समझ में आई ना बात, वो क्या बोल रहा है, नो वन बोलोगे तो वापस पॉजिटिव हो जाएगा। ये अनअफोर्डेबल है, अगर अफोर्डेबल होता फिर तो आपका नो वन सही था। ये क्वाइट अफोर्डेबल है फॉर नो वन, किसी के लिए भी नहीं। नो वन का मतलब एक बंदे को लेकर उसको गायब कर दो, नो वन का मतलब यही होता है। अब यहाँ नो वन यूज करेंगे तो क्या होगा, ये अनअफोर्डेबल है, मतलब नहीं कर सकता, नो वन, कोई नहीं कर सकता, मतलब कोई भी कर सकता है, अपोजिट मीनिंग आ जाएगा। अनअफोर्डेबल किसके लिए, नो वन के लिए। नो वन मतलब जो कोई ना हो उसके लिए अनअफोर्डेबल है, मतलब कोई है उसके लिए तो फिर अफोर्डेबल हो जाएगा ना, अपोजिट समझ में आ रहा है ना। नो वन के लिए अनअफोर्डेबल है, इसका मतलब जो वन है उसके लिए अफोर्डेबल है, मतलब वो कर सकता है, तो मीनिंग अलग ले गया ना। इसका मतलब क्या निकला, ये एनी वन होना चाहिए था, और बाद में यह क्या है, ए और वन है ना, ये सबसे बड़ी एरर दे रहा है, तो आपका डी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट होगा क्या, ऑल आर करेक्ट नहीं होगा, तो डी इनकरेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस नहीं करना आप लोगों को, ये क्रॉस तो मैंने वैसे इनकरेक्ट के लिए किया है। ऑप्शन टिक करने के लिए अपने को इनकरेक्ट करना है, ऑप्शन के लिए इनकरेक्ट टिक करना था ना, तो ए सही था, गलत हो जाएगा ऑप्शन के लिए चूज करने के लिए। बी सही था, इसलिए सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन में सेलेक्ट करने के लिए गलत हो जाएगा।
सी सही था इसलिए ऑप्शन में सिलेक्ट करने के लिए गलत हो जाएगा, डी गलत था लेकिन ऑप्शन के लिए सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पता करना था। डी ऑप्शन क्लिक हो गया। समझ में है, क्लियर आप लोगों के। अब चलते हैं अपने क्या, अब किस पे चलें, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है वर्ड यूजेज। वर्ड यूजेज का है भाई, डायरेक्शंस पढ़ लो, उसके बाद में बात करते हैं जब आपका टाइम हो जाएगा, जब आप अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद में सॉल्यूशन में बात करते हैं इसकी। तो शुरू करते हैं, डायरेक्शंस को पढ़ना स्टार्ट करो। समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या करना, डायरेक्शन पढ़ ली होगी, इतना ही टाइम मिलता है डायरेक्शन में। अब स्टार्ट करते हैं, मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि ये बड़ी डायरेक्शन थी इसलिए, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम सब स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन को करना क्या है, वही मिस स्पेल्ड वाला है, या तो मिस स्पेल्ड होगा या इनएप्रोप्रिएट होगा, मतलब या तो वो क्या है स्पेलिंग में गड़बड़ होगी या गलत तरीके से यूज हुआ होगा। समझ में आ रही, इस तरीके से होगा। तो शुरू करते हैं, पहले स्पेलिंग देख लेते हैं, ऑप्शन से देख लेते हैं। दैन की स्पेलिंग सही है क्या, THEN दैन, तब बिल्कुल सही है। इंसेंटिव्स की सही है क्या, आप लिख कर देखा करो। ये स्पेलिंग वाला मैंने बता रखा है ना आप लोगों को कैसे करना होता है। स्पेलिंग वाले में क्या करना होता है, आप खुद से लिखा करो। दैन जैसे दैन देगा, इस यहाँ पे ध्यान मत देना, यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जब ज़्यादा गौर से ध्यान देते हो, आप ज़्यादा गौर करते हो, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो क्या होता है वो गलत है वही आपको सही लगने लग जाता है, और सही है वो गलत लगने लग जाता है। जैसे दैन पढ़ा THEN, खुद से लिख लिया करो, जो रफ सीट आपको मिलती है उस पर लिख लिया, दोनों कंपेयर किया, हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, इस चीज़ के लिए आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंसेंटिव लिखा तो इंसेंटिव की स्पेलिंग लिख ली, इंसेंटिव्स की स्पेलिंग लिख ली आपने, इंसेंटिव्स की लिख ली। अब इसको और इसको कंपेयर करना, ININCECENNTITIVEVES, ठीक है बिल्कुल सही है, खुद से लिखकर इससे चेक करना। अब मैं ये चेक नहीं करवाऊंगा बार बार, ठीक है आपको, तो ये मैंने बता दिया, इस तरीके से करने का मेथड होता है। तो यहाँ पे अपने देखें तो दैन की स्पेलिंग आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इंसेंटिव्स करेक्ट है, गवर्नमेंट करेक्ट है, कंसेशनल करेक्ट है, कंसेशनल का मतलब कमी वगैरह होती है, ठीक है, ये करेक्ट है। तो मतलब यहाँ स्पेलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल आर करेक्ट मत कर देना, स्पेलिंग में दिक्कत नहीं है, लेकिन इनअप्रोप्रिएट भी बोला हुआ था ना, कि इनअप्रोप्रिएट हो तो भी, तो हो सकता है वो सही यूज ना हुआ वहाँ पे, वो नहीं आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए था। तो शुरू करते हैं, अदर देन को दूसरे तब द रेगुलर इंसेंटिव्स, जो रेगुलर इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो एक्स्ट्रा बोनस वगैरह दिया जाता है, ठीक है, अदर देन द रेगुलर इंसेंटिव्स, दूसरे तब जो रेगुलर इंसेंटिव दिए, कोई मीनिंग आ रहा है क्या, तो देन वाले में गड़बड़ लगी, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग लैंड साइट एट कंसेशनल रेट्स, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑफर कर रही है लैंड साइट, मतलब जमीन वगैरह जो है उनको कंसेशनल रेट, मतलब छूट वाली रेट पे, दरों पर वो क्या कर रही है, दे रही है। तो अदर देन दूसरे तब रेगुलर इंसेंटिव, दूसरे तब रेगुलर इंसेंटिव गवर्नमेंट दे रही है, तो ना तो रेगुलर इंसेंटिव कहीं से सेटिस्फाई हो रहा है, कोई तीर नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब अजीब सा लगा ना। तो यहाँ पे THEN नहीं आएगा, यहाँ पे कंपैरिजन वाला देन आएगा, THAN देन, ठीक है। अदर देन द रेगुलर इंसेंटिव, जो रेगुलर इंसेंटिव है
उनके कंपैरिजन में दूसरी जगह पे वो क्या कर रहा है, जमीन दे रही है, अदर देन उनकी बजाय क्या कर रहा है, जमीन में कंसेशनल रेट पे जमीन प्रोवाइड करवा रही है, ऑफर कर रही है। तो THEN आएगा। क्लियर हुआ समझ में आप लोगों के? बिल्कुल ईजी था, बिल्कुल ही ईजी था। तो स्पेलिंग भी देखनी होती है और साथ में ये भी देखना होता है कि वो वर्ड सही यूज हुआ है नहीं हुआ। पहले स्पेलिंग देख लिया करो, बाई चांस अगर स्पेलिंग ही गलत हो तो डायरेक्ट अपना सही हो जाए, ठीक है। उसके बाद में यूजेस देख लिया करो, स्पेलिंग देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्लिक हो जाए, क्योंकि गड़बड़ किस में है, ए में है। क्लियर है? इतना समय ऑल आर करेक्ट तो होगा नहीं, तो THEN जो देन है उसकी जगह THAN देन आना चाहिए था। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। अगर डाउट हो तो आप लाइव चैट के अंदर पूछ लेना, लाइव प्रीमियर के अंदर। क्लियर आप लोगों के? तो ये चीज़ है यहाँ पे। और ये टेस्ट अपने है ना अनअकैडमी पे भी ऐसा टेस्ट रखेंगे बीच बीच में, कभी कभी। मैक्सिमम तो आपके यूट्यूब पे ही होंगे ये। यूट्यूब पे तो हर सैटरडे को आपको ये सेल्फ एनालिसिस टेस्ट रहेगा ही रहेगा अपने चैनल पे। अनअकैडमी पे भी अपने बीच बीच में क्या करेंगे, टेस्ट कभी कभी बीच बीच में रखा करेंगे। आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग है, आप जैसे बोलेगे उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन यहाँ तो आपके रेगुलर ये टेस्ट हर सैटरडे को ये टेस्ट रहेगा ही रहेगा, वहाँ बीच बीच में देख लेंगे। समझ में आ रही है आप लोगों के? क्लियर हुआ? समझ में आया? तो इसको क्या कर लेना, वापस से एक बार और रिवाइज कर लेना। और अपने जो मार्क्स आप लोगों के, जितने भी मार्क्स आपके आए हैं, वो सारे के सारे मार्क्स मुझे आप लोग सारे के सारे क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आउट ऑफ 10 कितने हैं। लाइव चैट में नहीं बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आउट ऑफ 10 आपके कितने मार्क्स है। समझ में आया? क्लियर आप लोगों को? समझ में आया? और ये भी बताओगे कि ये आज वाला जो पेपर था वो कैसा था। वो मैंने थोड़ा, ये आज वाला पेपर है ना प्री के अकॉर्डिंग रखा है। प्री और मॉडरेट लेवल बोले तो अपने प्री थोड़ा सा मॉडरेट, ज़्यादा मॉडरेट नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट, हाई लेवल का भी नहीं है, ठीक है। मेंस का होता है हाई लेवल का। तो IPS PO का जो प्री एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने पैटर्न यहाँ पे रखा है। तो बताना मुझे कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा था, ये भी मुझे आप लोग बता देना, ठीक है। रिवाइज कर लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मंडे को। बीता हुआ कल और आने वाला कल दर्पण में दिख रहे इन प्रतिबिंबों की भांति होता है। लगता है कि हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लो, परंतु वो सदा हमारी पहुंच से बाहर रहता है, प्रतिबिंब की भांति छलता है। बीते हुए कल में मिली असफलता की निराशा या आने वाला कल जो अभी आया भी नहीं, उसमें मिलने वाली सफलता की आशा में व्यक्ति सदा उस पल का नाश कर देता है जिसे आज कहते हैं। वो आज जिसे यदि उचित प्रकार से ना जिया गया तो कल सुख देने वाला बीता हुआ कल बन जाएगा, और यदि आज नष्ट हुआ तो आने वाला कल भ्रष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज को संवारो, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो हुआ नहीं उसकी चिंता मत करो, क्योंकि यदि कल की चिंता की चिता आज सजाओगे तो जीवन श्मशान बन जाएगा। नीतियां मेरी,